स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीचिंग टिप्स ट्यूटोरियल में। और आज मैं आप लोगों के सामने राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए महत्वपूर्ण वीडियो जो कि 1 नंबर के क्वेश्चन थे। इससे पहले के वीडियो में हमने 22 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसके आगे का ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो है बोर्ड परीक्षा 10वीं का एग्ज़ाम जो है 30 तारीख को होने वाला है। तो उसके लिए आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फटाफट से जो है ये 1 नंबर के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जो है मैं बड़े नंबर वाले 3 नंबर और जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए वीडियो उसका सामने लेके आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला जो क्वेश्चन है आज का, वर्त में समान दूरी पर स्थित जीवाओं का अनुपात। तो देखें ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्त में समान दूरी पर जो जीवाएँ स्थित होती है वो बराबर होती है, तो उनका अनुपात भी जो है बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें आंसर सॉल्यूशन नंबर 1। देखें किसी भी वर्त के अंदर अगर मैं ये बनाता हूँ वर्त को, तो अगर मैं कहता हूँ जीवा ये AB और ये CD है और ये दोनों बराबर है, जीवा AB और CD। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ AB = CD, यानी वर्त में समान दूरी पर स्थित जीवाएं जिसे हम कॉर्ड्स भी कहते हैं, इनका अनुपात पूछा गया है। तो जब जीवाएं ही बराबर होगी, मान लो ये और ये बराबर है, तो इनका अनुपात रेशियो जो कहते हैं वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RBSE 2018 में पूछा गया। अब इसी के जैसा देखें क्वेश्चन नंबर 4 जो है, वर्त की समान जीवाएं केंद्र से होती है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेम है, वर्त की समान जीवाएं केंद्र से होगी। वर्त की समान जीवाएं केंद्र से भी समान दूरी पर होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है इसी तरीके का है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें क्या पूछा है, वर्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो क्या कहलाती है। तो वर्त की जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो, तो देखें सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2। देखें त्रिज्या से दुगनी यदि जीवा है, वर्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो, तो वो वर्त का व्यास कहलाती है। वर्त का व्यास जिसे हम डायमीटर भी कहते हैं, त्रिज्या से दुगना वर्त का व्यास होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 पता होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्त में बराबर नाप की जीवाएं केंद्र में बना कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी बता दूं, एक वर्त में देखें एक वर्त में, जैसे मैं यहाँ पे वर्त बना देता हूँ, एक वर्त में बराबर माप की जीवाएं केंद्र में बना कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यदि बराबर माप की जीवाएं हैं, ठीक इसी तरीके से ये देखें, तो इनका केंद्र में बना कोण क्या होगा, बराबर होगा। ये देखें ये कोण इसके बराबर होगा। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एक वर्त में बराबर माप की जीवाओं द्वारा केंद्र में बना कोण होगा, तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ बराबर होता है। अब देखें एक चीज़ और बता दूं कि बड़ी जीवा द्वारा केंद्र पर जो बनता है कोण वो बड़ा बनेगा, और छोटी जीवा द्वारा केंद्र पे बनने वाला कोण क्या होगा, छोटा होगा। तो ये भी आप इसी के साथ में याद रख सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को डायग्राम बना के अगर समझाऊं इसी चीज़ को, तो किस तरीके से होगा देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखें यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कोई जीवा बड़ी है, देखें ये मैंने वर्त बनाया है, और ये AB, ये देखें ये AB मान लेते हैं हम छोटी जीवा है, और यहाँ पे वर्त का केंद्र है, और ये यहाँ पे देख लेते हैं हम ये CD जो है ये बड़ी जीवा है। तो बड़ी जीवा द्वारा केंद्र पे बना कोण, ये देखें ये कोण क्या होगा, बड़ा होगा। और छोटी जीवा, अगर मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं इसको मैं AB को इतना सा बना देता हूँ, यानी AB जो है छोटी जीवा है। तो AB छोटी जीवा द्वारा बना केंद्र में बना कोण क्या होगा, छोटा होगा। ये देखें छोटा है, और बड़ी जीवा द्वारा बना कोण बड़ा होता है, और छोटी जीवा द्वारा बना कोण छोटा होता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि वर्त की समान जीवाएं, देख पा रहे हैं आप क्वेश्चन को, वर्त की समान जीवाएं केंद्र से होती है। तो वर्त की समान जीवाएं केंद्र से जो है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4, वर्त की समान जीवाएं केंद्र से जो है बराबर दूरी पर होती है, केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। ये भी जो है अगर डायग्राम बना के देखना चाहें आप, तो देखें ये AB और ये CD जो कि समान है, AB बराबर CD, तो इनकी केंद्र से दूरियां भी क्या होगी, समान होगी। इसकी केंद्र से दूरियां भी समान होगी। तो इसके कॉन्सेप्ट को अगर मैं समझाऊं, देखें जितनी बड़ी जीवा होगी वो उतना ही केंद्र के नज़दीक होगी। मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AB, और इसकी लंबाई मैं बता देता हूँ 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CD, इसकी लंबाई मैं बता देता हूँ 4 सेंटीमीटर। तो देखें यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग, ये कॉन्सेप्ट है, तो किसी तरह का सवाल बनता है अगर इसके ऊपर, तो आप जो है इसका जवाब दे पाओगे अच्छे से। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भाई समान जीवाएं केंद्र से बराबर होती है। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये 5 सेंटीमीटर, इससे ऊपर वाली ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी केंद्र की दूरियां जो है बराबर होगी। यानी ये जो है
दोनों की केंद्र की दूरियां, केंद्र से दूरियां इन दोनों की क्या होगी, बराबर होगी। अब यहाँ पे पूछा गया बड़ी जीवा केंद्र के नजदीक है, आप देख पा रहे हैं डायग्राम के अंदर, और छोटी जीवा जो है केंद्र से दूर है। तो बड़ी जीवा मैंने 8 सेंटीमीटर की बनाई है, बड़ी कॉर्ड जिसे हम कहेंगे, छोटी जीवा मैंने 4 सेंटीमीटर की बनाई है, वो केंद्र से दूर है। तो जितनी बड़ी जीवा होगी वो केंद्र के उतना ही नजदीक होगी, और जितनी छोटी जीवा होगी वो केंद्र से उतना ही दूर होगी। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, घड़ी में सेकंड की सुई के सिरे का बिंदु पद क्या होगा। तो ये भी देख लेते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। तो घड़ी के अंदर सेकंड की सुई जो है आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से मूवमेंट करेगी, यानी कि वो एक वर्त सर्किल का निर्माण करेगी। तो घड़ी में सेकंड की सुई के सिरे का बिंदु पद एक वर्त होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा गया है। दो खिलाड़ी ए व बी शतरंज का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 5/6 है, तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या हो। खिलाड़ी ए के मैच जीतने की प्रायिकता, ए के जो है मैच जीतने की प्रायिकता कितनी दी गई है, 5/6, और बी के मैच जीतने की प्रायिकता जो है हमें, बी के मैच जीतने की प्रायिकता जो है हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रायिकता ए खिलाड़ी की और प्रायिकता जो है बी खिलाड़ी की। ये देखें, प्रायिकता ए और प्रायिकता बी खिलाड़ी के, इनका योग जो होता है हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे आप एक सूत्र याद रख सकते हैं कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। तो ए के जीतने की प्रायिकता और बी के जीतने की प्रायिकता का योग क्या होगा, 1 होगा। तो हम इसको इस फॉर्मूले से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ए का तो है 5/6 और बी का हमें जो है यहाँ पर फाइंड करना है, और इसका योग होता है 1। तो बी का हम फाइंड कर सकते हैं, पी बी के मैच जीतने की प्रायिकता 1, ये 5/6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -5/6। तो यहाँ पे 1 के नीचे भी मैं 1 लगा सकता हूँ। अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, 1 और 6 का 6 आएगा। 1 की टेबल में 6 टाइम आता है, 6 1 6, और 6 की टेबल में 6 1 टाइम आता है, तो ये 5। तो ये हो जाएगा 1/6 बी के मैच जीतने की प्रायिकता। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा गया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये बोर्ड परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चाहे विषम की पूछे या सम की पूछे, दोनों का आंसर जो है एक ही आएगा। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7। एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम देख पाएंगे इसको, एक पासे को फेंकने पर जो है विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो पासा फेंकने पर, पासे को फेंकने पर विषम संख्या पहले देखें कौन कौन सी आती है। तो विषम संख्या आएगी 1, 3 और 5। पासे को फेंकेंगे तो 1, 3 और 5 विषम संख्या आएगी, और कुल जो संख्या आती है किसी पासे को फेंकने पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होती है। तो ये जो है आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और फिर जो है पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता जो हो जाएगी, देखें 1, 2, 3 यानी 3/6। तो टोटल तो कुल हो जाएगा 6, और विषम संख्या कितनी आती है 3। अगर हम इसको काटेंगे तो 1/2। तो किसी पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता जो होगी वो होगी 1/2। अब ठीक इसी तरीके से यदि सम का भी पूछता है तो सम में भी क्या आएगा, वही आएगा 1/2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यदि पी ए की प्रायिकता 0.65 है तो ए नहीं की प्रायिकता क्या होगी। जैसा अभी हमने क्वेश्चन 6 किया था ठीक उसी तरीके का है ये। तो देखें सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का, देखें यहाँ पे कहा है पी ए की प्रायिकता जो है 0.65 है। तो पी ए नहीं की प्रायिकता जो है हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो वही फॉर्मूला लगेगा, पी ए प्लस पी ए नहीं की। तो इसके लिए मैं ऊपर लाइन बना देता हूँ, और इसकी प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। तो ये रहेगा इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला। तो हमें पी ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो सेम वही फॉर्मूला रहेगा। पी ए की प्रायिकता हमारे पास है 0.65, और पी ए नहीं की प्रायिकता हो जाएगी इक्वल टू 1। तो पी ए नहीं की प्रायिकता होगी 1 माइनस 0.65। तो 1 में से 0.65 यदि हम माइनस करेंगे तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं पी ए नहीं। तो 1 में से 0.65 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.35। 0.35 जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप वापस इसको जोड़ के देख लें, 5 और 5 10, और 1 7 और 3 10, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.35। अब ठीक इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है जो कि पहले पूछा जा चुका है, तो वो भी आप देख लीजिए। ठीक इसी तरीके से आपको कोई भी पूछे अगर इस तरीके का, तो आपको जो है उसका योग बराबर हमेशा 1 करना है, और फिर उसमें से क्या करेंगे, हम उसको माइनस कर लेंगे।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता जो है क्या होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन प्रश्नावली 18 में से जो प्रायिकता है इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग जो है इस प्रश्नावली के लगभग सभी एग्जाम्पल्स को एक बार अच्छे से करके जाएं। तो इसमें से एक 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को उसी टाइप का क्वेश्चन जो है बोर्ड के पेपर में जरूर मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, जैसा कि आप क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो सॉल्यूशन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो है एक पासे में आने वाले अंक कौन कौन से होते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। तो पासे में जो है टोटल 6 अंक आते हैं, जो कि 1, 2, 3, 4 और 5 से लेकर 6 तक होते हैं। और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि 4 से बड़ा अंक। तो 4 से बड़ा अंक जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 4 से बड़े अंक जो है 2 ही होंगे, 5 और 6। तो 4 से बड़े अंक होंगे 2, यानी कि 5 और 6 ही 4 से बड़े अंक होंगे। तो ये इनकी संख्या हो जाएगी टोटल 2। तो अब जो है हमारे पास इसकी प्रायिकता का मान हमें ज्ञात करना है। तो प्रायिकता का सूत्र हमारे पास होता है PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, या PA भी लिख सकते हैं। तो कुछ भी लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अनुकूल परिणाम। इसका फॉर्मूला अगर आप लगाना चाहें, फॉर्मूला लगाना है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला प्रायिकता का। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो हमारे पास यहाँ पे अनुकूल परिणाम है 2 और कुल परिणाम है 6, ये वाले। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता होगी 1/3। तो ये हो गया आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 9। तो आप जो है एक्सरसाइज 18 जो है उसके लगभग सारे एग्जाम्पल देख लें। एक क्वेश्चन जो है इसमें से जरूर 2 क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन भी बनता है। तो वापस इसका नेक्स्ट जो मैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी वो भी आप लोगों को जरूर बताने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो अब देख लेते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर पूछा गया है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो देखें कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा थीटा, इसको मैं लिख लेता हूँ A, ये B और ये C। यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखें ऊंचाई जो है खंबे की वो हो जाएगी h और ये हो जाएगी b है इसकी परछाई। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं खंबे की ऊंचाई जो कि है BC और ये किसके इक्वल है, h के इक्वल है। खंबे की ऊंचाई हो जाएगी BC और ये किसके इक्वल हो जाएगी, h के। और सेकंड जो पूछा है इसके अंदर वो दी गई है इसकी परछाई जो कि ऊंचाई के बराबर है, तो ये इसके बराबर है AB के, ये हो जाएगी इसकी परछाई। अब देखें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इन ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC को यदि हम बनाएं तो जैसा कि आप जानते हैं हमें ऊंचाई और परछाई, तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ लाल बटा कक्का का, तो देखें कुछ इस तरीके से, ये देखें। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा है, थीटा के सामने की भुजा जो है वो हमेशा लंब होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पे 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण है और बचेगी जो हो जाएगी आधार। तो हमें ऊंचाई और परछाई यानी लंब और आधार का रिलेशन देखना है, और लंब और आधार का रिलेशन हो जाएगा ये, जिसको हम कहेंगे tan थीटा। लंब और आधार का रिलेशन हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इक्वल टू L अपॉन A, लंब और आधार जो हो जाएगा यहाँ पे इसका tan थीटा का। अब देखें लंब जो है वो है BC के इक्वल, आधार जो है वो है AB के इक्वल। अब यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू जो है BC जो कि जिसकी वैल्यू है h और AB भी क्योंकि ऊंचाई परछाई के बराबर है, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, h लिख सकता हूँ। अब h से h कट जाएगा और हमारे पास वैल्यू आएगी 1, और एक वैल्यू जो होती है tan थीटा के अंदर होगी tan 45 की, एक वैल्यू होती है tan 45 की। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास tan 40 डिग्री। तो जब भी आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये इस तरीके के फॉर्मूले लगा के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है जिसके धागे का भूमि के साथ झुकाव 60 डिग्री है, जिसके धागे का भूमि के साथ झुकाव 60 डिग्री है। तो धागे की लंबाई जो है हमें ज्ञात करनी है। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का। तो देखें कुछ इस तरीके से हो जाएगा इसका आंसर। यह हमारे पास एक ऊर्ध्वाधर एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। 75 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है जिसके धागे का भूमि के साथ झुकाव 60 डिग्री है, यानी ये जो एंगल ऑफ ये हो जाएगा एंगल हमारे पास 60 डिग्री। आगे पूछा है तो धागे की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखें यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का होता है, तो हमें ये धागे की लंबाई जो है हमें ये ज्ञात करनी है। धागे की लंबाई को हम लिख लेते हैं x। तो ये धागे की लंबाई हमें x फाइंड करनी है। अब देखें इसको मैं लिख लेता हूँ a,
इसको मैं लिख लेता हूँ बी और इसे मैं लिख लेता हूँ सी, कुछ इस तरीके से। अब देखें ये दिया गया कोण थीटा है, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, और ये हो जाएगा 90 डिग्री समकोण के सामने की भुजा हो जाएगी कर्ण, और ये हो जाएगी आधार। अब देखें हमें एक चीज़ दी गई है, यानी लंब हमें दिया गया है और कर्ण हमें फाइंड करना है, तो हमसे फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे लाल बटा कक्का। तो यहाँ पे हमें देखना होगा रिलेशन किस किस के बीच है, लंब और कर्ण। तो देखो लंब और कर्ण का जो रिलेशन है वो हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ समकोण त्रिभुज इन ट्राइंगल ABC, हमारे पास जो रिलेशन है वो हो जाएगा साइन 60 इक्वल टू L अपॉन K, लंब बटा कर्ण। अब देखें साइन 60 का मान जो होता है वो होता है √3/2, और लंब हमारे पास दे रखा है 75, और कर्ण हमें ज्ञात करना है जिसको हमने मान लिया x। अब आगे देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x √3, यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि x की वैल्यू जो है x किसके इक्वल है, x BC के इक्वल है, तो हम इसको x को BC भी लिख सकते हैं, या आप चाहे तो x ही लिखें। तो ये हो जाएगा x √3 इक्वल टू 72 इंटू 2, तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x √3 इक्वल टू 150। अब देखें ये √3 जो है अपॉन में चला जाएगा, x इक्वल टू 150 अपॉन √3। वैसे तो ये इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन जब भी रूट की संख्या इस तरीके से आएगी तो हमें यहाँ पे परिमेयकरण जो है करना होगा, रेशनलाइजेशन। अब देखें हम कैसे करेंगे। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, धागे की लंबाई। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 150 अपॉन √3, ऊपर नीचे दोनों तरफ हमें √3 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा, √3 इंटू √3। तो अब जो हमारे पास वैल्यू बचेगी 150 √3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। अब हम आगे 3 को 150 से कट आउट कर सकते हैं, जो कट जाएगा 5 टाइम, यानी 3 5 जा 15, यानी यहाँ आ जाएंगे 50, तो इसका आंसर आ जाएगा 50 √3। तो ये हम इसका फाइनल आंसर लिख लेंगे 50 √3। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यदि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। यानी यहाँ पे दो चीज़ें दी गई है, छड़ की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात दिया गया है, जो कि है 1:√3। तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण जो है यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। तो देखें यहाँ पे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12। देखें सबसे पहले हम देखें एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है। तो यहाँ पे पहले हम डायग्राम बना लें कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमें कहा गया छड़ की लंबाई, तो इसको हम मान लेते हैं h, और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात, तो ये हो जाएगी इसकी छाया, ये है √3 और इसकी वैल्यू है 1, जो कि अनुपात हमें दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको लिख लेते हैं A B C, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ 90 डिग्री का एंगल। अब देखें फिर से वही, हमें यहाँ पे जो है कोण जो है ज्ञात करना है, यानी ये जो दिया गया थीटा का मान है कितने डिग्री होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं यहाँ पे छड़ की लंबाई, यहाँ पे मैं लिख लूँ छड़ की लंबाई, इसे मैं लिख सकता हूँ BC, ये इक्वल हो जाएगी h के। और यहाँ पे छाया की लंबाई, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ छाया की लंबाई ये हो जाएगी AB के इक्वल टू, ठीक है। अब देखें उन्नयन कोण जो है ये दे रखा है एलिवेशन एंगल, ये हमें दे रखा है थीटा, यानी ये हमें फाइंड करना है। अब देखें इन ट्राइंगल ABC, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC, दो चीज़ें हैं हमारे पास। देखें फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला हम लिख लेते हैं यहाँ पे लाल बटा कक्का। अब देखें यहाँ पे हमारे पास थीटा के सामने ये लंब होता है, ये हो जाएगा कर्ण, और ये है आधार, यानी हमें लंब और आधार में रिलेशन देखना है। लंब और आधार में रिलेशन होता है tan थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इक्वल टू L/A। क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू नहीं पता है इसलिए हम इसको tan थीटा ही लिखेंगे। L हमारे पास है BC के इक्वल, तो L को मैं लिख लेता हूँ BC और A को मैं लिख देता हूँ AB। अब देखें tan थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ये हो जाएगा BC की वैल्यू हमारे पास है 1 और AB की वैल्यू है हमारे पास √3। अब देखें tan थीटा इक्वल टू 1/√3 हमारे पास आ गया। अब 1/√3 जो है यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1/√3 जो होता है वो होता है tan 30 की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan थीटा इक्वल टू 1/√3 होता है tan 30 की वैल्यू। तो यहाँ पे tan से tan जो है कट आउट हो जाएगा और थीटा की वैल्यू जो बच जाएगी हमारे पास 30 डिग्री। तो ये जो क्वेश्चन है RBSE बोर्ड एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि एक खंबे के आधार से 20 मीटर दूर स्थित प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से खंबे की चोटी पर लगे कैमरे का उन्नयन कोण 60 हो तो खंबे की ऊंचाई जो है हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा यदि खंबे के आधार से 20 मीटर दूर स्थित प्लेटफॉर्म के बिंदु से खंबे की चोटी पर लगे कैमरे का उन्नयन कोण 60 है। तो यानी कि अगर मैं खंबा बनाऊं इस तरीके से और इसके आधार से 20 मीटर दूर, तो ये हो जाएगा इसके आधार से 20 मीटर दूर, ये देखें ये कैमरे के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो दे रखा है 60 डिग्री। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। हम इसको लिख लेते हैं ABC। तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखें अब कहा गया है उन्नयन कोण 60 है, तो खंबे की ऊंचाई जो है h हमें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले मैंने पहले आप लोगों को बताया, एक चीज़ दी गई होगी, दूसरी चीज़ ज्ञात करनी है, तो इन दोनों के बीच रिलेशन देखना है लाल बटा कक्का से। तो देखें फटाफट, यहाँ पे जो है थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, रिमेनिंग भुजा जो है आधार हो जाएगी। तो देखें हमें रिलेशन जो है L और A के बीच देखना है। तो L और A का जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा, और tan थीटा कितना tan 60। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ tan 60 इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में tan 60 इक्वल टू L अपॉन A। tan 60 की वैल्यू होती है √3, L की वैल्यू जो है वो है हमारे पास h, और A की वैल्यू जो है वो हमारे पास दे रखी है हमें 20। तो यहाँ पे इसके नीचे अपॉन में 1 लगा देते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो h इक्वल टू ये हो जाएगा 20 √3। वैसे तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें √3 की वैल्यू हमें पता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो 20 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो यहाँ पे आप स्टार लगा के लिख लें। दो वैल्यूज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो कि काम आएगी। √2 की वैल्यू होती है 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो इसको आप अलग से अपनी कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं। अब देखें 20 को मैं √1.732 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 34.64 मीटर। तो ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यदि ट्राइंगल ABC समरूप है ट्राइंगल DEF के, यानी त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है जिसमें AB इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर और DE इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14। इस तरह का क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम के पेपर में जरूर पूछा जा सकता है। तो देखें क्या होगा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 का। यहाँ पे हम देख लेते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14। देखें यहाँ पे हमारे पास जो है त्रिभुज ABC हमें दिया गया है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ठीक है। और जो हमारे पास वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है वो है AB इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर और DE इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिभुज ABC यानी ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है कुछ इस तरीके से। अब देखें तो हम जानते हैं, यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज समरूप हो, तो देखें हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम जानते हैं त्रिभुज यदि त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात उनके क्षेत्रफलों के बराबर होता है, उनके क्षेत्रफलों के बराबर होता है। तो देखें इस लाइन से, तो यहाँ पे ये लाइन इसलिए लिखी है मैंने ताकि आप लोग याद कर सको कि त्रिभुज समरूप होने पर उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात उनके क्षेत्रफलों के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा एरिया और ट्राइंगल DEF यानी त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब देखें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर यानी 2.2 बटा 3.3। तो इसका भी स्क्वायर, 2.2 का भी स्क्वायर और 3.3 का भी स्क्वायर हमें जो है करना होगा। अब देखें पॉइंट हट जाएगा यहाँ पे, पॉइंट से पॉइंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 22/33। तो इस दोनों को ऊपर मैं स्क्वायर लगा सकता हूँ 22/33, और 22 और 33 जो है 11 से काटे जा सकते हैं। 2 बार 11 दूना 22, 11 तिया 33, ये 2 और ये 3 बार जो है कट जाएगा।
अब आगे मैं इसको लिख सकता हूँ, 2/3 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो हमारे पास आ जाएगा 4:9। क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा हमारे पास 4:9। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है आप देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी को दीवार पर टिकने से वह भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी जो है हमें ज्ञात करनी है। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15 का। तो देखें कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये। हमारे पास जो है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। तो यदि मैं सीढ़ी बनाता हूँ तो कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। इसकी लंबाई है 10 मीटर, ठीक है। एक दीवार पर टिकने से वह भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर एक खिड़की तक पहुंचती है। यानी यहाँ ये जो है यहाँ पे इसकी ऊंचाई जो है 8 मीटर है, यानी यहाँ पे कोई खिड़की है, वहाँ तक ये सीढ़ी जो है पहुंचती है। तो इसको इससे मिला सकते हैं हम, ठीक है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो दीवार का आधार ये होगा, तो सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी जो है हमें ज्ञात करनी है। तो ये जो है हमें, इसको मैं लिख लेता हूँ अगर A, इसको मैं लिख लेता हूँ B और इसे मैं लिखता हूँ C। तो BC जो है हमें ज्ञात करनी होगी। तो देखें हम जानते हैं ट्राइंगल ABC में हमें दे रखा है ट्राइंगल ABC, जिसमें AB जो है ये है 10 मीटर, AB जो है ये है 8 मीटर, AC जो है ये है 10 मीटर और BC जो है हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है। तो हम जानते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज हो रहा है, तो काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। फटाफट से हम इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज रख लेते हैं, क्योंकि हमें BC फाइंड करना है। तो मैं BC को इधर बाहर लेके आ जाऊँगा। तो BC का स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पे बड़ी भुजा जो है वो है AC, जो सबसे बड़ी भुजा है वो है AC। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला क्वेश्चन का। अब हम इसके अंदर सारी वैल्यूज जो है रख लेंगे। AC जो है यहाँ पे 10 का स्क्वायर और AB जो है हमारे पास 8 का स्क्वायर है। तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और 8 का स्क्वायर होता है 64। BC का स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64, ये हो जाएगा 36। और BC इक्वल टू, ये स्क्वायर हट के सामने लग जाएगा वर्गमूल, और 36 जो है वो होता है 6 का स्क्वायर। √36 की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब इसके बाद जो है मैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन का भी वीडियो जो है आगे अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को एग्जाम में जो है थोड़ी सहायता मिल पाए। तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दूसरे सारे गणित के और SST के वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद।